हम्म हम्म हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं कवच भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। सो बच्चों, आज से आपका जो ये कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। आज आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास होने वाली, ठीक है। सो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे तो एकदम बेसिक वाले चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर ही जो है स्टडी करने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है ओवरऑल अपना स्टार्ट करने वाले होंगे, ठीक है। सो देखो, एक बार ध्यान रखना कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि देखो, कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो देखो उसको हमेशा क्लियर रखना है, ठीक है। हम आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, भागने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। आराम से पढ़ो, तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। यही नहीं कि हाँ कोई चीज़ मिस हो रही है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। हर एक चीज़ आपको कंप्लीट कवर करवाई जाएगी, ठीक है। चाहे वह थ्योरी हो, कंसेप्ट पार्ट हो, न्यूमेरिकल्स हो या क्वेश्चंस करने की बात हो, वो सब कुछ आपको सेशन में पूरा मिलेगा, ठीक है। और जो भी डाउट आए देखो, आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वेट मत करना है कि भैया बाद में पूछ लेंगे या बात की देखी जाएगी, ऐसा नहीं करना है। अपने को रोज़ की चीज़ रोज़ ही कवर करनी है, डेली का चार्ज डेली कवर करना है अपने को, ठीक है। एंड डाउट्स क्लियर करते रहने हैं, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने वो अभी क्लियर नहीं की तो कहीं ना कहीं आगे जा करके आपके जो टॉपिक्स आएंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में इंटरकनेक्टेड चलता है। एक चैप्टर का एक टॉपिक दूसरे चैप्टर के टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है, तो कई बार रिपीट होता रहता है। आपको एक केमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है कि आप हर एक चीज़ को बेसिक से करेंगे, ठीक है। और एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ताकि जितना समझोगे उतना चीज़ें आपको क्लियर रहने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें वैसे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। लेक्चर नंबर 1 आज का रहेगा। और क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, तो आज बहुत सिंपल टॉपिक, एकदम बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे, आराम से पूरा बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, आज हम बेसिकली 3 टॉपिकों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक द्रव्य और इसकी प्रकृति के बारे में हम जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है, इसकी प्रकृति, इसका मतलब इसके बारे में कुछ बातें हम देखेंगे, उसके गुणों के बारे में जानेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और एक अणु, परमाणु, तत्व या जो यौगिक है, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे कि ये कौन सी चीज़ क्या होती है, किसको तत्व बोलते हैं, किसको अणु बोलते हैं, किसको परमाणु बोलना होता है। तो ये चीज़ जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये केमिस्ट्री पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो बेसिक वर्डिंग है अगर वही नहीं पता तो क्या केमिस्ट्री समझ पाओगे, तो नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए हमें एकदम आराम से एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो जितनी वर्ड्स आपके क्लियर रहेंगे ना केमिस्ट्री में, आपको उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे बोलते हैं, जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी तो क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा आपका शब्दकोश रहेगा उतनी अच्छी आप इंग्लिश में लाइंस बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि जो शब्द होते हैं वो वाक्य नहीं होता, ठीक है, लेकिन शब्दों से वाक्य बनता है। तो अगर आपको ये शब्द अच्छे से पता रहेंगे तो आप अच्छे वाक्य बना पाओगे, मतलब ओवरऑल आप केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमें एक एक वर्ड को अच्छे से क्लियर करना है, समझना है। आगे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न आता है, डाउट आता है, वो सिर्फ तभी बनता है जब आपको शब्द का मतलब ही नहीं पता, वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। तो हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ क्लियर करते पढ़ेंगे, ओके। और कोई भी डाउट हो तो देखो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। मैं लगातार आपके डाउट देख सकता हूँ यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। आप कभी भी बीच में कमेंट कर देना, दैट्स इट, कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ओके। एंड जब मैं बोलूँ कि भाई क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे थम्स अप या क्लियर है ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो कमेंट करके, बताते रहना, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई आपको सब समझ में आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं द्रव्य के बारे में। देखो, द्रव्य के बारे में पहले थोड़ा चलो हम डिस्कस कर लेते हैं ना। तो देखो, थ्योरी भी इसमें रहेगी, स्लाइड्स में आपके पास थ्योरी भी मिलेगी और आपको साथ ही साथ पूरा रिटर्न कंटेंट आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से जाओ तो बना सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, और अगर फॉर्मेट समझ में ना कैसे लिखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया, मैं क्लास में बताते हुए चलूंगा, उसको देखते हुए चलना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा शब्द लेकर चलते हैं जो कि हमारा सबसे पहला पार्ट है द्रव्य, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले इस शब्द के बारे में थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो देखो, द्रव्य की अगर बात करेंगे, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि बहुत डिटेल में तो नहीं, पर हालांकि आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन द्रव्य शब्द आपने डायरेक्टली शायद नहीं पढ़ा हो। आपने पढ़ा होगा पदार्थ के बारे में, आपने वर्ड सुना होगा पदार्थ। तो देखो, पदार्थ जो वर्ड है, देखो छोटी क्लासेस में, यानी कि अगर हम बात करेंगे 9-10 क्लासेस की अगर बात करेंगे, और एक तरफ बात करेंगे जब आप 11th क्लास में आते हो, तो क्या होता है कि वही सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कि बोलने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा और साइंटिफिक वे में, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम बोलने की कोशिश करते हैं। तो पदार्थ सरल भाषा का शब्द हो गया, और द्रव्य हो गया
हायर क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, ठीक है, या 12th क्लास में जब आप पहुंचते हो तो भी आप इसी वर्ड को लेकर चलते हो। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा मीनिंग हो जाता है, पर दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों का मतलब एक ही है, द्रव्य बोलो या पदार्थ कह लो, एक ही बात है। अब पॉइंट ये कि भैया द्रव्य होगा क्या, पदार्थ क्या होगा, इसकी सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो देखो हम ऐसा कहते हैं कि देखो कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो और जिसके पास आयतन पाया जाता है, वो आपका पदार्थ या द्रव्य के अंदर आता है, उसको द्रव्य या पदार्थ बोलते हो। यानी किसी भी द्रव्य या पदार्थ के लिए हम क्या बोलते हैं, दो चीजें उसके अंदर होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। एक तो उसके पास द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, मास, थोड़े थोड़े इंग्लिश वाले वर्ड भी लेकर चलेंगे, ठीक है। और एक जिसके पास क्या होता है, आपका आयतन होता है, यानी कि आपका वॉल्यूम, ठीक है। जिसके पास ये दोनों ही चीजें पाई जाएंगी, दोनों ही होना चाहिए, तो उसका पदार्थ द्रव्य यानी कि मैटर कहते हो, ठीक है, इसका बोलते हो मैटर। ओके, तो इनको आप क्या बोलते हो, मैटर बोलते हो, ठीक है। अब द्रव्यमान आयतन से मतलब क्या है, द्रव्यमान का मतलब तो आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी वस्तु के अंदर जो द्रव्य यानी कि ओवरऑल जो मात्रा होती है, कणों की जो संख्या होती है, जो पदार्थ की मात्रा होती है, उसकी मात्रा को आप द्रव्यमान कहते हो, ठीक है। और जिसको नॉर्मली आप ऐसे ग्राम किलोग्राम में नापते हो, इसके हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे द्रव्यमान क्या होता है, बेसिकली द्रव्यमान बेसिकली होता है जो द्रव्य की मात्रा बताए, यानी उस पदार्थ की मात्रा कितनी है एक्चुअल में, वो द्रव्यमान है, जिसका मास कहते हो। हालांकि ज़्यादातर इसको हम भार से काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि देखो आपने भार सुना होगा और द्रव्यमान, दोनों के जगह सिमिलर थे, उसमें अंतर क्या होता है वो हम आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको हर एक वर्ड क्लियर पता रहे। लेकिन एक्चुअल में जब आप किसी भी, जैसे इस पेन का वजन अगर मुझे चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि ये पेन करीब मेरे हाथ में लगभग 5 या 6 ग्राम का ये पेन है, ठीक है। तो ऐसे में इसका द्रव्यमान जो होगा वो 5 ग्राम होगा, ठीक है। तो ग्राम या किलोग्राम जो मात्रा का आप लेके चलते हो ना, वो असल में द्रव्यमान आपका होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या होता है, आपका द्रव्यमान आपका हो जाता है, ठीक है। और इसका मात्रक आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम, ठीक है। ओके, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ग्राम या किलोग्राम, ये आपका मात्रक होता है, ठीक है। और आयतन क्या होता है, आयतन होता है बेसिकली किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, ठीक है। आयतन क्या होता है, किसी वस्तु जितनी भी जगह घेरता है उस स्थान को बेसिकली आप आयतन कहते हो, है ना। तो जिसके पास ये दोनों ही चीजें वो द्रव्य या पदार्थ है। जैसे कि तो एग्जांपल की बात कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं। जैसे कि मान लो इस पेन की बात करते हैं, ये पेन अगर देखा जाए उसका कुछ ना कुछ वजन है, 5 ग्राम या 6 ग्राम इसका वजन होगा। और अगर मैं हाथ पे रख देता हूँ तो भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जगह तो घेर रहा है मेरे हाथ के ऊपर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए पदार्थ हो जाएगा। अगर मैं अपने बालों की बात करूंगा तो मेरे बालों का भी वजन तो है, थोड़ा कम होगा, इस पेन की तुलना में कम होगा नो डाउट, लेकिन वजन तो होगा। और कुछ ना कुछ जगह मेरे सर पे घेर रहे हैं तभी दिख भी रहा है। हालांकि बात दिखने ना दिखने की भी नहीं है, सही कहे तो। अच्छा, जैसे कि पानी की बात करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए जैसे चलो इस पानी की बोतल को ले लेते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के तौर पे। तो यहाँ पर क्या देखो इसके अंदर पानी है, तो पानी का भी तो वजन होता है ना हमारे पास, कि भाई पानी है भाई, आराम से 1 लीटर की बोतल होगी तो भाई 1 kg करीब वजन इसका होगा। और भाई इस बोतल के अंदर जगह भी घेर रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये भी आपके लिए एक द्रव्य, आपके लिए एक पदार्थ बन जाएगा पानी भी। अच्छा, पानी छोड़ो, इसके ऊपर देखो खाली जगह, ऊपर अगर आपको दिख नहीं रहा होगा पर यहाँ पे अंदर खाली जगह भी है, पूरा इतना पानी भरा हुआ लेकिन ऊपर इतनी जगह खाली है। तो क्या यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास वायु के कण होंगे। तो वायु के कण भी तो देखा जाए तो वहां पर भी, चाहे कण बहुत छोटा हो जाए लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ वजन होता ही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसे ग्राम किलोग्राम वाली मशीन से डायरेक्टली नहीं नाप सकते, उसके लिए बहुत अच्छे यंत्रों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पर आपके पास वो एक द्रव्यमान रखता है। और कण चाहे कितना ही छोटा हो, इस ओवरऑल आकाश के अंदर कुछ ना कुछ जगह तो वो घेरता ही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आपका एक द्रव्य हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सूर्य की बात करते हैं, चलो क्या सूर्य मेरे लिए कोई कण रहने वाला, मतलब क्या वो कोई द्रव्य रहने वाला है, बिल्कुल रहेगा। अगर सूर्य भले ही बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन बड़ा है तो वजन तो उसका वैसे भी है और बहुत ज्यादा आयतन भी घेरता है, तो दोनों चीजें हो गई, मतलब आपका द्रव्यमान आयतन रखता है, वो भी द्रव्य हो जाएगा। यानी कि दोनों ही चीजें होनी चाहिए, ओके, द्रव्यमान भी और आयतन भी, ठीक है, एक चीज। तो जैसे कुछ इसके बेसिक एग्जांपल्स को चलो लेके चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा नोट्स में देख सकते हो। जैसे क्या हमारे पास कि कोई भी वस्तु जिसके में द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, यानी जिसके पास क्या होता है हमारे पास आयतन, ओके, वो बेसिकली क्या होती है आपकी द्रव्य, उसको कहते हैं, ठीक है, बेसिक परिभाषा, जिसका पदार्थ भी कह सकते हो। एग्जाम्पल्स आप कोई भी देख सकते हो, बुक्स, पेन, केक, चाहे पानी की बोतल, चाहे उसके ऊपर की जो हवा है जो उसके अंदर थोड़ी सी रह जाती है, वो सब भी आपके लिए द्रव्य रह जाता है, वो सभी आपका द्रव्य होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर देखा जाएगा तो द्रव्य में अगर देखा जाए एक सही वर्ड अगर मुझे लेकर चलना हो तो द्रव्य हम हर उस पदार्थ को कह सकते हैं, हर उस वस्तु को कह सकते हैं जिसके पास कण पाया जाता है, जो कणों से मिलकर बनता है, वो द्रव्य है, ठीक है। यानी द्रव्य को अगर मुझे बोलना हो तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कैसे कह सकते हैं इसको हम, चलो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो कणों से मिलकर बना है, जो
जो कणों से मिलकर बना हो, जहां पर कण पाया जाता है, क्योंकि तो इन द लास्ट पदार्थ भी तो कणों से मिलकर बनता है ना, तो जहां पर एक कण पाया जाएगा ना, वो बेसिकली द्रव्य के अंदर मतलब आ जाता है, उसको आप द्रव्य के अंदर डालते हो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आती है। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो अलग अलग पदार्थ की अवस्थाएं जो आप देखते हो, वो भी कहीं ना कहीं द्रव्य के अंदर, जैसे कि ठोस द्रव गैस की अगर बात करेंगे तो वो भी क्या एक तरीके से, वो ठोस पदार्थ, वो द्रव पदार्थ, वो गैस, हर कोई कण से मिलकर बनता है, तो यानी कि वो पदार्थ ही है, वो अलग अलग अवस्थाएं हो जाती हैं फिर, है ना। तो इसलिए द्रव हो जाए, चाहे वो आपकी गैस अवस्था हो जाए किसी चीज़ की, कोई भी गैस आ जाए रैंडमली, CO2 N2 O2 जो भी आप जानते हो, द्रव की बात कर लो, चाहे आप O2 चाहे आप H2O पानी ले लो, चाहे पेट्रोल ले लो, सब कुछ द्रव्य है। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ भी है कि जो मतलब द्रव्य ना हो, मतलब प्रकृति में क्या कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि द्रव्य नहीं होता है? तो अगर कायदे से देखा जाए तो हाँ भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती भी हैं जिनको आप द्रव्य या पदार्थ नहीं कहते हो। ठीक है, आगे कैसे कैसे हम कह सकते हैं, देखो अगर हम बात को मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि जैसे आत्मा की बात करते हैं, चलो ठीक है, आत्मा, क्या आत्मा मेरे लिए द्रव्य होगा? आत्मा हमारे लिए द्रव्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास देखा जाए तो जैसे साइंटिफिकली देखा गया, लाइक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ तो था जिसमें ये बोला गया था कि भाई आत्मा का भी कुछ ना कुछ वतन तो होता है, तो उसका द्रव्यमान है, लेकिन क्या आत्मा कोई जगह घेरती है? वो कोई जगह नहीं घेरती, तो इसलिए उसको आप द्रव्य नहीं मान सकते। अच्छा, अगर मैं आपसे बोला ऊष्मा, क्या ऊष्मा मेरे लिए द्रव्य है? नहीं, ऊष्मा अगर देखा जाए ना, ऊष्मा द्रव्य नहीं होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है। तो एक ही ध्यान रखना, ऊर्जा अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज होती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऊर्जा और ऊष्मा अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारे पास, जैसे कि हवा की बात करेंगे तो हवा मेरे पास द्रव्य होगा। अगर हम बात करेंगे, लेकिन ऊष्मा की बात करेंगे, ऊष्मा जो है मेरे लिए द्रव्य नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे मेरे पास प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश भी मेरे लिए द्रव्य नहीं होता है। ठीक है, वो भी द्रव्य नहीं है। ठीक है, प्रकाश भी ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, अगर मैं वाले में आपसे बात करता हूँ बिजली, यानी जो कि विद्युत होती है, वो द्रव्य होती नहीं होती, वो द्रव्य होती है। अगर हम बात करेंगे आग, तो आग भी मेरे लिए द्रव्य होती है। तो पता कैसे चल रहा है मतलब कि द्रव्य है नहीं है? तो हम बात करें कणों के आधार पे। ठीक है, कैसे कैसे देखो ध्यान से, कि पहली चीज तो क्या, तो प्रकाश और या ऊष्मा मेरे लिए द्रव्य क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां पे कण नहीं होता। तो ये है क्या? ये असल में होती है ऊर्जा। ठीक है, ये जो असल में दो चीजें आपको दिखाई है मैंने आपको, ये असल में ऊर्जा होती है। ओके, और ऊर्जा द्रव्य नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, हालांकि हाँ, आपने एक समीकरण पढ़ा होगा, एक आइंस्टीन का एक समीकरण था जो कि ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध लगा देता है। कौन सा? आप सभी ने आइंस्टीन का एक समीकरण पढ़ा होगा, E = mc²। ठीक है, ये समीकरण काफी हेल्पफुल है। ये बेसिकली ऊर्जा और m यानी कि द्रव्य को जो बताता है, द्रव्यमान, उसके बीच का संबंध है। और c बेसिकली यहाँ पे प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है आपका, प्रकाश का वेग आपका होता है। ठीक है, तो ऊर्जा और द्रव्यमान यानी कि द्रव्य के बीच का संबंध स्थापित करके देता है। तो दोनों मतलब अलग अलग चीजें हैं, आप एक दूसरे में बदल रहे हो, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग होंगे तभी इंस्ट्रूमेंट को बदला जा रहा होगा, है ना। तो ये चीज आपका यहाँ पर आता है, ऊर्जा और द्रव्य। ठीक है, अलग अलग होता है। अब आप बोलोगे भैया कि यार चलो हवा समझ में आ गया, ठीक है, अगर आप बोलते कि चलो जल की बात करते हो, जल भी समझ में चलो आ गया, आपने बोला था जल, जल भी समझ में आ गया। अगर आप बोलोगे बर्फ, बोलोगे तो बर्फ भी चलो समझ में आ जाएगी, चलो वो भी आपका पदार्थ है। लेकिन ये बिजली या आग, ये कौन सी पदार्थ की अवस्था है ना? अगर पदार्थ है तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो देखो अगर देखा जाए सामान्य तौर पर तो पदार्थ की हम तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं ना, आप ठोस पढ़ते हो, द्रव पढ़ते हो और गैस पढ़ते हो, है ना, जो कि हम नॉर्मल तौर पर पढ़ते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा देखने को मिल रहा है, हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। नॉर्मल अगर चैप्टर के वाइज देखोगे, अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं बोली गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। असल में कैसे परिवर्तित होती है, चलो ये भी समझो। देखो अगर हम बात करेंगे ठोस के लिए, आपको पता है जैसे ये क्या आपकी बर्फ है ना, ये तो बर्फ हो गया एक तरीके से, है ना। तो चलो यहाँ पे लेके चलते हैं, ये तो आपकी बर्फ है, ये द्रव हो गया पानी, और ये की जलवाष्प हो गई, जैसे आपके वाटर पेपर जलवाष्प यहाँ पे बन रही है। आपको पता है अगर किसी ठोस को अगर आप क्या करते हो, गर्म करते हो, ठीक है, ठोस को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो द्रव में बदलेगा। द्रव को अगर मैं और अगर गर्म करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो गैस बदलती है। ठीक है, लेकिन मान लो किसी गैस को भी गर्म किया जाए तब क्या होगा,
सोच के देखो, अगर किसी गैस को गर्म कर दे तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, गैस और गर्म हो जाती है। लाइक ऐसे बहुत जोक चलता था कि ठोस को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो द्रव बदलेगा, द्रव को गर्म करोगे गैस, गैस को गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं होता है। जब किसी गैस को जब गर्म किया जाता है तो असल में होता क्या है, तो अगर एक छोटा सा आइडिया लेके चल रहा हूँ, आपको आइडिया होगा कि गैस भी अगर देखा जाए तो आपको अगर सोच के देखो तो वो भी तो परमाणु और अणु से मिलकर बनती है ना। ऐसा O2 गैस है, N2 गैस है, जलवाष्प क्या है, H2O जो कि गैस अवस्था में है। तो अगर उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो गैस के कारण टूट जाता है और टूट करके वो आयन में बदल जाता है। तो जब किसी गैस को और गर्म करते हो तो क्या होता है, गैस बेसिकली क्या होती है, वो आयनित हो जाती है। ठीक है, वो क्या होती है आपकी आयनित अवस्था, यानी कि अभी गैस आयन में बदल जाती है। और इस आयनित अवस्था को एक अवस्था बोला जाता है, इसको बोलते हो प्लाज्मा, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था कही जाती है, ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो जब आप बोलते हो ना आग, आग बेसिकली, आग बोल लो या बिजली बोल लो, ये बेसिकली आपकी प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, एटसेट्रा। कैसे हो रही है ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है जब आग कर दो, आग का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज को गर्म किया, आपने तापमान बहुत अधिक बढ़ा दिया, इतना तापमान कि जो गैस होगी आसपास की वो उसके कण आयनों में बदल जाएंगे। और आपने देखा होगा जैसे कई बार आपको चमक दिखती है आपके आग के अंदर, वो चमक क्यों आती है, क्योंकि आयन जो होते हैं वो चमक देते हैं। ठीक है, उनकी प्रकृति होती है, वो चमक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिस कारण से आपको चमक देखने को मिलती है, तो वो आग होती है। बिजली में भी अगर देखा जाए, विद्युत की अगर बात करेंगे जो आपके पास आती है, वहां पर भी क्या होता है, आपको पता है जो रॉड होती है, जैसे अगर ट्यूबलाइट की बात करेंगे उसके अंदर गैस भरी हुई रहती है, अक्रिय गैस, आर्गन आपने सुना होगा भरी हुई रहती है, नियॉन लैंप आप सुने होंगे, वहां पर नियॉन गैस भरी होती है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे बहुत अधिक विद्युत देंगे तो क्या होगा, जैसे बिजली दी जाती है, जब आप ऊर्जा दे तो क्या होता है, अंदर की गैस आयनित हो जाएगी और वह आयन की वजह से वहां पर चमक उत्पन्न होती है। तो ये इसका रीजन होता है, जो कि आपको ये रोशनी दिखती है, तो वो आपकी प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा, उल्टा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर हमें हिसाब से कम करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। तो देखो, अगर मैं इसको ठंडा करता हूं तो गैस उल्टा जाएंगे ना प्रक्रम में, हालांकि एज इट इज नहीं मिलेगी, पर एक आइडिया लेके चल रहे हैं। अगर गैस को आप ठंडा करते हो, आपको पता है क्या मिलता है, गैस को ठंडा करेंगे तो आपको द्रव मिल जाता है। अब जलवाष्प को ठंडा करोगे तो क्या, द्रव मिल जाता है, पानी मिल जाता है। और अगर जल को ठंडा करोगे, फ्रीजर में रख दो, एक काम करो, तो क्या मिलेगा आपको, वो आपको ठोस बर्फ मिल जाती है। लेकिन मान लो मैं से ठोस को और ठंडा करूं, तब क्या होगा, सवाल है कितना ठंडा करना है। अगर आप इसको 0 केल्विन टेम्परेचर तक, ओके 0 केल्विन टेम्परेचर तक अगर ठंडा करते हो तो आपको पदार्थ की एक अवस्था और देखने को मिलती है। आप इसे ठंडा कर रहे हो लेकिन कहाँ तक, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको पदार्थ की एक अवस्था मिलती है जिसको बोलते हो BEC, यानी कि आपका बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसको कहा जाता है। आपको पदार्थ की ये अवस्था देखने को मिलता है, जो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कही जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पदार्थ है, ये जो अवस्था है, एकदम अलग प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य आपका रहता है, वो एक तो एकदम अति तरल, बिल्कुल एकदम द्रव की तरह काम करेगा, मतलब ठोस नहीं रह जाता, उसमें गुण द्रव वाले आ जाते हैं। अति तरलता, बहने का अत्यंत गुण इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे चालकता की बात करेंगे, आपको पता है ठोस चालक होते हैं, इसमें विद्युत का बहुत इजीली प्रभाव होता है, लेकिन ये आपके अति चालक बन जाते हैं, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में विद्युत का चालन करते हैं। तो ऐसे एकदम अलग ही गुण देखने को मिलते हैं। तो उसको पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट देखने को मिलता है कहते हैं। और ये आपको कब मिलेगी, जब आपका पदार्थ 0 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। ध्यान रखना, 0 केल्विन टेम्परेचर वैसे ऐसा तापमान है जो कि सबसे शून्य ताप जिसको बोलते हैं ना, वो ये होता है। ठीक है, देखो 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर हम थोड़ी सी अगर बातें करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है, इसको मैं नोट में यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपको काम आएगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, आपको केल्विन तो पता ही है, के क्या होता है, बेसिकली आपका केल्विन होता है। ठीक है, जो कि आपके ताप का मापक होता है। नॉर्मली आप सभी लोगों ने डिग्री सेल्सियस सुना होगा, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हो, लेकिन डिग्री सेल्सियस जो होता है वो असल में कमरे के ताप के लिए ज्यादा अच्छा होता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, जब हम बात करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में आप डिग्री सेल्सियस लेके नहीं चलते, उसको केल्विन लेके चला जाता है। और क्या संबंध होता है, संबंध ये रहता है कि केल्विन इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, यानी अगर आपको डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो आपको उसमें 273.15 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 0 केल्विन, ध्यान रखना 0 केल्विन मतलब कि सबसे न्यूनतम ताप जो असल में मानव को ज्ञात है, हालांकि ज्ञात भी नहीं है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ ना कि 0 केल्विन,
तो 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है ये बेसिक इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। इसको परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है, इसको परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है, 0 केल्विन की अगर बात करेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप कोई भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका परम शून्य ताप इसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। तो यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो परम शून्य ताप ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये एब्सोल्यूट जीरो है। अब इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होता। डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे माइनस में डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन 0 केल्विन सबसे छोटा है, उसके नीचे नेगेटिव में कभी केल्विन नहीं होता। इसलिए केमिस्ट्री में हमेशा तापमान को धनात्मक रखने के लिए आप डिग्री सेल्सियस लेकर के चलते हो। ओके ओके, क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। ओके तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और अगर तापमान की अगर कैलकुलेशन करनी है तो तापमान को कभी नेगेटिव लेके चलने का मतलब नहीं बनता, इसलिए हमेशा केल्विन का मात्रक हमेशा यूज में लिया जाता है बजाय डिग्री सेल्सियस की। तो ये इसका रीजन भी रहता है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वैसे आप चाहो तो इस तरीके से हम नोट्स बना सकते हो जैसे कि मैंने बना, देखो तो देखो नोट्स ऐसे बनाओ आराम से, ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ साफ लिखो, क्लियर नोट्स बनाओ। कुछ साइड की चीज़ें उनको साइड में रखो, और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो शायद जैसे मैंने बोली हैं पर शायद मैंने ना लिखी हूँ, पर कोई बात नहीं है, आप उसको खुद से ऐसे बॉक्स में बना बना के साइड में ऐसे लिख सकते हो, ताकि पेज में खाली जगह तो नोट्स अच्छे से बनाना। ओके जितने अच्छे नोट्स बनाओगे ना रिवीजन करते टाइम आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलता है। ओके वही ना कि नोट्स के सारा खेल आप लास्ट में रिवीजन करोगे तो नोट्स पे डिपेंड करोगे, पूरी वीडियो शायद आप रिकॉर्डेड वापस पूरा ना देख पाओ, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है उसी में, लेकिन नोट्स को आप जल्दी जल्दी पलट सकते हो। तो इसलिए नोट्स बनाओ तो अच्छे बनाना। ओके क्लियर है? तो पहली चीज तो ये आता है। तो अगर हम देखा जाए तो बी चीज आपको क्या मिलता है, 0 केल्विन पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 ही अवस्था होती है। हालांकि एनसीईआरटी में हम जानते हैं हमारे पदार्थ की 3 अवस्थाएं जिक्र में दी गई हैं, ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में कुछ बातें भी आती हैं। क्या क्या बातें हैं देखो समझो, देखो तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो अगर हम बात करें ठोस द्रव गैस के लिए, तो असल में देखो होता है क्या, एक बेसिक आइडिया जो हम लेकर के चलते हैं, चलो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और चलो इस पर भी लेकर चलते हैं। पहले थोड़ा बचपन वाला देखते हैं कि आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा है। ठोस बेसिकली हम किसको कहते हैं, देखो ठोस हमारे पास क्या होता है, जिनके पास अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा सा टेबल से चलो हम इस प्रकार से बना लेते हैं। एक तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका आकार, और एक तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया आयतन, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करेंगे आकार और आयतन के लिए अगर हम चर्चा करें तो आपको पता है ठोस वो होते हैं जिनके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनका क्या होता है, आकार भी आपका निश्चित है और आयतन भी आपका निश्चित है। निश्चित का मतलब समझा, मैंने टिक लगा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि मैंने निश्चित है। द्रव की अगर बात करेंगे तो द्रव का देखो आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन उसका फिक्स होता है। आकार इसका निश्चित नहीं है, आयतन जो है इसका निश्चित है। मतलब कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके पास जो द्रव होता है, चाहे पानी जो भी द्रव लेके चलो, वो जिस पात्र में डालते हैं उसी पात्र का रूप ले लेते हैं। मतलब इनका आकार फिक्स नहीं हुआ, लेकिन आयतन फिक्स है। 1 लीटर का जल होगा तो भाई 1 लीटर का पात्र कोई भी ले लो, उसका आकार वो ले ग्रहण कर लेगा, लेकिन वो हमेशा रहेगा 1 लीटर का। वो 1 लीटर से 2 लीटर नहीं हो जाता है, तो वही चीज़ है। और गैस की बात करेंगे तो इनका आकार भी फिक्स नहीं होता और इनका आयतन भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि असली बात है गैस के कण लगातार दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी जितनी भी जगह वहाँ पर वो पूरी जगह घेर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आकार भी इनका बदलता रहता है और इनका आयतन भी बदलता रहता है, ठीक है। चाहो तो वही स्प्रे है, उसको आप चाहे थोड़ी सी शीशी के अंदर बदल लो, स्प्रे करोगे पूरे कमरे में छिड़क जाएगा, पूरी जगह कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाते हैं, तो इनका आकार आयतन निश्चित नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर आती है। लेकिन अगर बात करें तो ऐसा होता क्यों है, एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ कि इनके आकार आयतन किसी का निश्चित है किसी का नहीं है ना। तब ये भी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर कोई पदार्थ ठोस द्रव्य गैस होता है, ठीक है। देखो प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती है, मतलब वो नॉलेज वाली होनी चाहिए, काफ़ी कंफ्यूज ना हो कभी भी आप। लेकिन अगर देखा है तो मेनली हमें 3 अवस्थाएं पढ़नी है ठोस द्रव्य गैस की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो अलग अलग अवस्थाएं क्यों बन रही हैं, ये बन रही हैं आपके चलो एक काम करते हैं, इसको हम अलग से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपकी बात होती है कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। ठीक है, आप कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर जो पदार्थ है वो ठोस द्रव्य गैस में रहता है, ठीक है। और ये जो आकर्षण बल है ना, तो इसको आप बेसिकली क्या बोलते हो, इसका बोलते हो
यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल। इसको आप बेसिकली अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हो। ठीक है, कैसे कैसे रहेगा देखो ध्यान से। देखो अगर हम बात करेंगे अंतराण्विक आकर्षण बल की तो बहुत ध्यान से समझना। देखो ठोसों में अगर देखा जाए तो कणों के मध्य देखो आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल रहता है। ठीक है, क्योंकि तो इस कारण से क्या देखो ठोस के कण बहुत पास पास आ जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रबल आकर्षण बल रहेगा। द्रव के में क्या होता है, कणों के मध्य आकर्षण बल थोड़ा दुर्बल हो जाता है, जिससे कण थोड़े से देखो गैप आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़े दूर दूर रह सकते हैं। और गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम रहता है, जिस कारण से वो यहाँ वहाँ बहुत ईजिली गमन कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। तो यानी कि आकर्षण बल का क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस होता है उसमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा, फिर बेसिकली आपका द्रव, और सबसे लास्ट में आपके गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, एक चीज तो क्रम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनता है, देखो यहाँ पे और भी पॉइंट्स बनते हैं क्या। यहाँ पर आपको अगला पॉइंट ये मिलता है कि देखो जो ठोस द्रव कैसा अगर देखा जाए, जहां पर कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत प्रबल है, कणों के बीच की दूरी कम है। गैस में द्रव के में देखा जाए कणों के आकर्षण बल कम था तो थोड़ी दूरी आ गई थी, द्रव में कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम था तो कण और दूर दूर भाग रहे थे। यानी कि बात करेंगे अंतर आणविक दूरियां। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं अंतराण्विक दूरी की अगर बात की जाएगी, ठीक है, यानी कि कणों के मध्य दूरी, इसका मतलब क्या होता है, कणों के मध्य दूरी। ठीक है, तो उसका क्रम क्या बनता है, तो देखो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है, गैस में, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि गैस में कणों के मध्य दूरी सबसे ज्यादा है, फिर बेसिकली आपके द्रव में, और फिर आपके पास ठोस में जो है ये क्रम आपको देखने को मिल जाता है। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आराम से आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो आराम से, है ना। तो देखो भाई यही चीज मीनिंग निकल रहा है हमारे पास, है ना। अभी देखो ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अच्छा ठोसों में अगर बात करेंगे तो एक बात और भी है, ध्यान रखना कि जो ठोस होते हैं ना वो द्रव या गैस से थोड़ा सा अलग होते हैं। क्यों, अगर देखो ठोसों में अगर देखा जाए हमें क्या बताया, इनके आकार आयतन निश्चित होते हैं। मतलब अगर मुझे कभी भी ठोस को अगर एक सिंगल शब्द परिभाषित करना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठोस दृढ़ होते हैं, मतलब उनके आकार आयतन नहीं बदलते, दोनों फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ठोसों के लिए एक सिंगल वर्ड चलता है क्या, कि ठोस बेसिकली क्या होता है आपके पास, आपके दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होता है आपके दृढ़। ठीक है, ये दृढ़ होते हैं, इसके अलावा ये असंपीड्य भी होते हैं। असंपीड्य, असंपीड्य का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर इन पे दाब लगाया जाएगा, इनको अगर बल लगाओगे तो इनके आकार या आयतन नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब बोले भैया ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम तो ऐसा करते हैं, जैसे अगर मैं तो प्लास्टिक की बोतल लेता हूँ, यूँ दबाया था उसका तो आयतन या आकार बदल जाता है। तो बच्चे पर ध्यान रखो, आपने जब जो बल लगाया है तो वो तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो हवा थी वो तभी है, लेकिन एक्चुअल में जो प्लास्टिक था क्या उस पर फर्क पड़ा, नहीं, उसकी मोटाई उतनी रहती होगी। ठीक है, तो वो नहीं बदलता है। तो ठोस असंपीड्य होता है, दृढ़ होते हैं, अपने आकार को या अपने आयतन को बना करके रखते हैं, फिक्स रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें द्रव और गैस में ऐसा नहीं है, पर द्रव और गैस को क्या बोलते हैं, एक सम्मिलित रूप से इनको तरल कहा जाता है। तो ध्यान रखना द्रव और गैस के लिए क्या बोलते हैं, इनको बोलते हो तरल। ये बेसिकली तरल होते हैं, द्रव भी आपके तरल कहे जाते हैं, गैस भी। तरल का मतलब क्या होता है, जिनमें बेसिकली तरलता का गुण होता है, तरलता का गुण। आप बोलोगे भाई तरलता का मतलब क्या, तरलता का मतलब होता है बेसिकली आपका बहने का गुण पाया जाता है। तरलता का मतलब क्या होता है, बहने का गुण। मतलब अगर इनको आप ऐसे अगर छोड़ दोगे तो ये लगातार शिकण यहाँ वहाँ गमन करना शुरू कर देते हैं, तो बहने गुण पाया जाता है। आप सोच के देखो कि आपके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से देखो सामने से चेयर है, चेयर खुद से चल के आपके पास आ जाए, डर लगेगा। लेकिन वहां पर अगर पानी फैल जाए, पानी आपके पास आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी ने स्प्रे कर दिया, स्प्रे आप खुशबू आपके पास आ रही है वो आपको चल जाएगा। लेकिन अगर खुद से अगर कुर्सी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो फिर आप उस कमरे में बैठोगे नहीं देर के लिए, पूजा पाठ करना शुरू कर दोगे, क्योंकि इनमें वो गुण नहीं पाया जाता, ये इनमें पाया जाता है, इसलिए इनको तरल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक वर्डिंग क्लियर हमेशा होना चाहिए। ओके, जितना वर्ड्स आपको क्लियर रहेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलता है चीज़ों को अपने को क्लियर करने में, कंसेप्ट समझने में। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात बताया आपने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान हमेशा रखनी चाहिए।
ठीक है। चलो अब देखो, अब अगर बात करेंगे हमारे पास, अच्छा देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी हमारे पास आता है, ठीक है, तो इसको हम चाहें तो आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास और भी आता है, ठीक है, वो आता है आपका एंट्रोपी का एक गुण और भी। अब ये आप नॉर्मली जल्दी नहीं पढ़ते हो, लेकिन हाँ आप रैंक प्लस में पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज़ पता होगी बहुत डिटेल में। एंट्रोपी जिसको आप कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हो, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपके पास अव्यवस्था की माप। अव्यवस्था की माप, यानी कि कहां पर अव्यवस्था ज्यादा है या कम है, इसके बारे में हम बात करते हैं एंट्रोपी को लेकर के। ये अलग वर्ड है, ठीक है। हालांकि देखो ये जो वर्ड है वैसे फिर आएगा, अगर आप ऊष्मागतिकी चैप्टर में पढ़ोगे ना तो ये शब्द फिर से रिपीट होता है, लेकिन अगेन ये टॉपिक यहाँ पर भी जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हम पढ़ेंगे पूरा हर बार तरीके से ही, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, देखो जैसे मतलब अव्यवस्था की मतलब कि क्या होता है कि देखो जैसे कि मान लो आपके पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है। एक क्लास तो ऐसी है जहाँ पर हर कोई बच्चा अपनी अपनी सीट पर बैठा हुआ है, आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठा, कहीं पर कोई हल्ला नहीं हो रहा है, शांति से हर कोई अपनी जगह पर बैठा हुआ है, आराम से पढ़ाई हो रही है। एक आप ऐसी क्लास में गए जहाँ पे मतलब कोई बच्चा कहीं पे बैठा हुआ है, 1-2 बच्चे की सीट बैठ सकते हैं, वहाँ पे 4 बैठे हुए हैं, कोई कहीं है, कोई अपनी सीट पर ही नहीं है, कोई कहीं भाग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ पर ज़्यादा व्यवस्था है, आपको देख बोलोगे कि पहली वाली क्लास में जहाँ सभी बच्चे अच्छे से बैठे हुए थे वहाँ पे काफ़ी व्यवस्था है, लेकिन दूसरी वाली क्लास में तो भाई बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो रही है, बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। तो अगर मैं बोला अव्यवस्था ज़्यादा कहाँ पर है, दूसरी वाली क्लास में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअरेंजमेंट है, कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डरनेस है ना। तो आप ये बोलोगे कि दूसरे वाली क्लास की एंट्रोपी ज़्यादा है, मतलब एंट्रोपी अव्यवस्था को बताती है, जहां पर ज्यादा अव्यवस्था वहां पर ज्यादा एंट्रोपी होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये इसके समानुपाती भी होता है, मतलब अगर ये बढ़ेगा ना एंट्रोपी, अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी आपके लिए बढ़ती है, ठीक है। तो चलो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ठोस, द्रव, गैस, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी फिर कहाँ देखने को मिलेगी, ठोस में, द्रव में कि गैस में, तो क्या लगता है आपको, देखो वही वाली बात है कि देखो अगर कणों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा अच्छा है तो कण एक जगह पर चिपक के बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन अगर कणों के मध्य आकर्षण बल अगर कम हो गया तो वाली बात है वो कहीं पे भी रेंडमली गमन करेंगे, अव्यवस्था वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है, कण कहीं भी भाग रहे होते हैं, राइट। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, ये इसका सही क्रम बनेगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में इजीली आ सकता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक ज़्यादातर लोग इसे जोड़ के नहीं पढ़ते हैं, पर ऊष्मागतिकी के अंदर भी देखा जाएगा तो आप इसी आधार पर इन चीज़ों को समझते हो। इवन काफ़ी सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर भी एंट्रोपी का क्रम पूछा जाता है कि अभिकारक में ज़्यादा एंट्रोपी है, उत्पाद में ज़्यादा एंट्रोपी है, जो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एंट्रोपी अव्यवस्था की मापक होती है और पदार्थ की अवस्थाओं के बीच में भी आप एंट्रोपी की गणना कर सकते हो ठोस, द्रव्य, गैस के लिए। ओके, क्लियर है। अब बात है गैस के गुणों के मध्य आकर्षण बल कम है, रैंडम यहीं भागेंगे तो एंट्रोपी ज़्यादा होनी ही होनी है, फिर द्रव और ठोस में तो सबसे कम एंट्रोपी हमारे लिए हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पहले हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है। पर सबसे पहले मुझे कमेंट करके बता दो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है कि नहीं है। टॉपिक काफ़ी अच्छा है, एक बार थोड़ा सा देख लो, मैं हल्का सा साइड में हट जाता हूँ। ओके, चलो ओके, तो ये वाला पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अब देखो एक चीज़ आपने नोटिस की थी कि जैसे आपको पता है कि जैसे मैं इनको गर्म कर रहा था तो पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल रहा है, यानी गर्म करने का मतलब क्या है, तापमान में परिवर्तन, यानी अगर तापमान में अगर परिवर्तन किया जाता है तो पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलता है, ठीक है। तो असल में सिर्फ तापमान नहीं, एक घटक और भी आता है, बोलता है दाब, प्रेशर भी इफेक्ट डालता है आपके अवस्था परिवर्तन पे, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर कभी भी पदार्थ की अवस्था अगर आपको बदलनी है तो आपके लिए बेसिकली आपको
दो कारक ध्यान रखने, तापमान और दाब। ये दो ऐसे कारक हैं जो हर ना होने वाली अभिक्रिया को भी संपन्न करवा सकते हैं। अगर आप सही टेम्परेचर देते हो, सही प्रेशर देते हो, तो आप सब कुछ करवा सकते हो। इस लायक आज के टाइम पे अगर से बोलो कि यार अगर आप सही रुपया खर्च करोगे एक तरीके से, तो आपका सब कुछ हो जाता है, मतलब सारे काम हो जाते हैं। सैड न्यूज़ पर ऐसे ही होता है काफ़ी हद तक, ठीक है, लेकिन हम उसमें जाना नहीं है। पर पॉइंट ये कि यहाँ पे हमारे लिए जो रिश्वत वाला काम करते हैं वो तापमान और दाब करते हैं। अगर आप सही टेम्परेचर दोगे, सही प्रेशर दोगे, तो रिएक्शन हो जाती है, और कई बार अगर नहीं दोगे सही से तो रिएक्शन नहीं भी होती। तो आज के टाइम पे रिश्वत की जगह पर हम यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर तापमान और दाब की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए, तो हमारे पास अगर देखा तो यहाँ पे लिखा है द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन कब होता है? तापमान और दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा द्रव्य की तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे परिवर्तित करते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि तो ये इंपॉर्टेंट है जानना, रीजन क्योंकि यहाँ से आपके पास फिर क्वेश्चन आपके पास बन जाता है जेई के अंदर। जेई मेन में बनेगा, इजी पार्ट है, तो जेई मेन में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कैसे? देखो ध्यान से कि आपके पदार्थ के तीन अवस्था ठोस, द्रव्य, गैसों को आप परिवर्तन करोगे तो भाई हर एक प्रक्रम का एक नाम होता है, वो नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो, अब देखो ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, काफी अच्छा, बहुत ही सिंपल चार्ट है, बहुत इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो पदार्थ की मैंने तीनों अवस्था दिखाई है। बर्फ बेसिकली आपकी ठोस अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, पानी का ग्लास यानी कि जो जल है वो आपकी द्रव अवस्था, और ये जो बादल जो जल वाष्प से बना है ये आपकी गैस अवस्था को परिवर्तित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बस एरो की डायरेक्शन देखनी है और आपको ऑटोमेटिक परिभाषा याद हो जाएंगी। 6 परिभाषा आप एक बार में याद कर चुके होंगे। कैसे? देखो, अगर ठोस को जब वो द्रव में बदलता है तो प्रक्रम क्या होता है, उसको संगलन कहते हैं। संगलन कह दो, या फिर आप इसको गलन भी कह सकते हो, एक ही बात रहती है। गलन मतलब गलना, मतलब क्या? गलना, गलन कह लो, गलना कह लो, संगलन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो उल्टा चले तो, क्योंकि देखो अगर ठोस द्रव में जाए तो द्रव भी तो ठोस में जा सकता है ना, तो उसके लिए प्रक्रम को आप जमना बोलते हो। और एक्चुअल बात सही भी है, फ्रीजिंग यही तो बोलते, जमना, कि आपका पानी जम गया और ठोस में बदल गया, तो आप प्रक्रम का नाम ही बोल रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अगर द्रव को अगर गैस में बदलोगे तो देखो प्रक्रम क्या? एरो की डायरेक्शन वाष्पीकरण। और अगर गैस का वापस द्रव में बदलने को बोलते हैं संघनन, इसको संघनन बोला जाता है, ठीक है। कि जब गैस वापस आपकी द्रव में बदलती है तो उसका संघनन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। वाष्पीकरण मतलब कि आपका इवेपोरेशन आपका होता ही है, ठीक है। ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कहां पर आएगा, एक जगह और आएगा ये। और गैस का वापस ठोस में बदलना कहलाता है निक्षेपण, डिपोजिशन जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग प्रक्रम होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन देखो, बताओ ना, आपको एक बात बताता हूं, वैसे ये वाला है ना आपके एग्जाम में आया था, ओके। आपका नहीं मेरा एग्जैक्टली, पर नीट का एग्जाम हुआ था 2024 का जो अभी हुआ था, उसमें असल में ये क्वेश्चन आया था। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये जो प्रक्रम है ना, ये ठोसों के शुद्धिकरण में भी काफी यूज में आता है। जो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठोसों का शुद्धिकरण, या ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि शुद्धिकरण का एक प्रक्रम भी है। ये बेसिकली शुद्धिकरण का एक प्रक्रम भी आपका हो जाता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? देखो, अगर हम बात करेंगे ये प्रक्रम की, अगर बात करेंगे तो शुद्धिकरण का ये जो प्रक्रम है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप जीओसी पढ़ोगे 11th क्लास की सामान्य कार्बनिक रसायन, तो उसमें इसमें इस प्रक्रम का जिक्र भी किया गया। अब ऐसे हम जानते हैं ऊर्ध्वपातन होता है क्या है, कि ठोस बहुत इजीली थोड़ा सा गर्म करे तो डायरेक्टली गैस अवस्था में बदल जाए। अब फायदा क्या रहेगा कि अशुद्धि जो है वो तो गैस अवस्था में बदलेगी नहीं, लेकिन जो पदार्थ एक्चुअल में जो शुद्ध पदार्थ है वो आपका गैस में बदल जाएगा, तो अशुद्धि अलग हो जाएगी और मेरा शुद्ध पदार्थ आपको अलग मिल जाता है। जैसे कि आपका अशुद्धियों को आप शुद्ध पदार्थ से अलग कर सकते हो। जो ऊर्ध्वपातित हो सकता है वो होगा, जो नहीं हो सकता वो वैसे का वैसा रह जाएगा। तो ये आपका ऊर्ध्वपातन का प्रक्रम होता है जो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, ओके, क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो भाई ये वाला चार्ट एक बार देख लो, मैं आराम से थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आराम से चार्ट देख लो, ये थोड़ा अच्छा चार्ट है और ये ध्यान रखने की आपको सख्त जरूरत रहने वाली। 1 मिनट का टाइम है, आराम से देखो। ओके, यहाँ तक का क्लियर है?
चले, बहुत बढ़िया है ना। तो देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, जो कि मेरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। अब देखो ये सिद्धांत क्या है, कहाँ से आया था, ये थोड़ा समझते हैं ना। हालांकि इसको थोड़ा बहुत आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो थ्योरी है, लेकिन थ्योरी से पहले चलो एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं, ठीक है। थ्योरी भी आपके पास रहेगी, देखो आपके पास प्रॉपर नोट्स रहेंगे। आप चाहो तो हैंड रिटन जो जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूरे नोट्स भी लिख सकते हो, वो आपका मन है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि आप नोट्स अच्छे से बनाना, और जो भी आपको अच्छा लगे ना उसको अच्छे से लिखना, पर कोई भी चीज मिस मत करना, ठीक है। अब देखो, तो असल में देखो बात कहां से आती है, बात असल में आती है कि हम जानते हैं कि मेरे पास पदार्थ तो होता है, ये पदार्थ है यानी कि, या फिर जिसका द्रव्य कहते हैं वो हमारे पास है। अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि आपके पास जो द्रव्य है वो कणों से मिलकर के बनता है, जहाँ पे कण होते हैं, है ना। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को चलो कराओ। तो डाल्टन ने ये बोला कि अगर आप कोई पदार्थ लो, चलो आप एक एक्सपेरिमेंट चालू कर लेना। आप ऐसे ही कोई भी एक इस प्रकार से आप चाहो तो कोई भी एक कागज ऐसे ले सकते हो, ठीक है। कोई भी कागज आप चाहो तो लेना, इस कागज को फाड़ना, तो क्या मिलेगा आपको, एक कागज और छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और छोटे टुकड़ों का फिर से फाड़ना, तो बार बार ये चीज करते जाना। आपको ये देखने को मिलेगा कि एक टाइम पे शायद उसे आप और कट नहीं कर पाते, मतलब हाथ से नहीं कर पाओगे। फिर आप चलो कैंची का यूज कर लो, चलो कैंची फेल हो जाएगी। मान लो आपके पास कोई बहुत अच्छी मशीन है, आप उसको और छोटा छोटा विभाजित किए जा रहे हो, ठीक है। और एक टाइम लेकिन ऐसा आएगा कि अब आप उसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, और कट नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते ना, कोई मशीन कोई युक्ति ऐसी नहीं है। तो पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, डाल्टन ने बोला कि भाई ये जो सबसे छोटा कण है ये परमाणु होता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटम। तो यहाँ पे सबसे पहले बार था जब आपके परमाणु शब्द असल में निकल के आया था, ठीक है। तो डाल्टन ने ये बोला था कि अगर पदार्थ को अगर मैं क्या करूं, छोटे कणों में अगर उसका विभाजन किया जाए लगातार, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर आपको एक ऐसा कण प्राप्त होगा, एक ऐसा कण आपको मिलेगा जो कि क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा। अति सूक्ष्म मतलब कि जिसको आंखों से तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। बहुत छोटा कण हो जाएगा, बस दिखेगा ही नहीं, अल्टीमेट बात। और इसके अलावा ये क्या होगा, आपका अविभाज्य भी आपका रहने वाला है, इसको और ज्यादा अविभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका जो सबसे छोटा कण है उसको आप क्या बोलोगे, इसको उसने बोला कि ये तो सबसे छोटा कण है जो अति सूक्ष्म है और अविभाज्य और विभाजित नहीं हो पा रहा है, इसको मैं कहूंगा परमाणु। इसको परमाणु कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है। तो यहाँ से बेटा असल में एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आता है। परमाणुविक अवधारणा या परमाणु सिद्धांत ऐसे दिया गया था, ठीक है। और यहीं पर इसी को बताते हुए डाल्टन ने जो है एक्चुअल में अपना सिद्धांत दिया था, जिसका पूरा नाम क्या था, जॉन डाल्टन ने ये सारी बात बताई थी। किसने बताया था, आपके जॉन डाल्टन नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने बताया था। और यहाँ पर इस पॉइंट पे इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इसको बोला गया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जिसको बेसिकली डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो कहा गया था। काफी अच्छा सिद्धांत था, बहुत से सिद्धांत था, फिर क्या क्या बातें बताई गई थी, चलो थोड़ा सा थियोरिटिकल एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने बोली थी। हालांकि ये बातें यही थी, हालांकि इसकी डिटेलिंग भी हमें जानने की बहुत जरूरत रहेगी, डिटेलिंग भी थोड़ा पॉइंट्स उसने दिए तो होती बात है। एक बात ध्यान रखना, वैसे आपने नोटिस करोगे कि जब भी कोई सिद्धांत दिया जाएगा ना, तो कोई सिद्धांत ऐसे ही हवा में नहीं दिया जाता है, उसके लिए एक्चुअल में आपको काफी सारे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, काफी सारी बातें बतानी पड़ती है कि भाई आप अपनी बात को बोल तो रहे हो, लेकिन इक्के दुक्की बात नहीं, अच्छे से चीजें बताओ कि भाई एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हो। तो इसके से कुछ पॉइंट्स भी देते हैं, हम उनको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो डाल्टन ने अगर देखा तो डाल्टन ने दिया था अपना डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसमें उन्होंने क्या बोला था, मेन स्टेटमेंट तो उनका यही था। क्या मेन स्टेटमेंट क्या था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप परमाणु कहते हो। इसने कहा था और यह परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ये सबसे छोटा कण है जिसको आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। आप चाहे कोई विधि लगा लो, आप कोई केमिकल रिएक्शन कर लो, आप चाहो तो ऐसे खुद मशीन से ट्राई करके देख लो, क्योंकि भौतिक प्रक्रम का क्या है, मशीन का यूज करना, तो आप किसी भी तरीके से इसको और ज्यादा विभाजित कर ही नहीं सकते। तो ये जो सबसे छोटा कण है इसको आप बोलोगे परमाणु बोलोगे। इन्होंने ये चीज कहा था, ठीक है। इन्होंने केवल इतना ही बताया था कि ना परमाणु के बारे में बताया था, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने अपने सिद्धांत में इसके अंदर कुछ बातें बताई कि परमाणु क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे। चलो हर एक पॉइंट को पढ़ते भी हैं और इसका प्रॉपर एग्जाम्पल से समझते भी हैं, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स बताए एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो सबसे पहला इन्होंने कहा था, मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, पहली बात तो कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म
अविभाज्य कण से मिलकर बनता है, जिसको परमाणु कहते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन ही थी, सबसे पहले तो वही था। दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा इन्होंने बोला था कि किसी भी तत्व के एक तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और उनके गुण में समान होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं एक ही तत्व को लेकर के चलता हूं तो जो भी उसके अंदर परमाणु पाए जाएंगे वो सभी समान पाए जाएंगे। कैसे, देखो इसका एग्जांपल लेके चलो। देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो मैं क्या लेता हूँ, मैं बेसिकली सोना लेता हूँ, है ना। सोना तो सभी को पता है, गोल्ड, सोने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना, मतलब गोल्ड वाला सोना। ये नहीं कि इस रात को सो रहे हो, वो वाला सोना नहीं कह रहा। जैसे कि आपको सोने का मैं टुकड़ा लिया, अब इसके अंदर क्या होगा, मतलब परमाणु आपके पास होगा। तो मैंने आपको ये बोला स्क्वायर यानी वर्गाकार, ये जो मैं आपको बॉक्स बना रहा हूँ, ये मान के चलना कि बिल्कुल सभी के सभी बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं, ये आपको मान लेना। ठीक है, इमेजिनेशन का काम है, थोड़ा सा साइंस, मैं तो मैथ्स के बच्चे वैसे ही हो, थोड़ा सा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैंने बहुत सारे ऐसे क्या बना दिए, ये है मेरे सोने के परमाणु। सोने का सिंबल AU होता है ना, तो AU के परमाणु है ये मेरे लिए, AU के परमाणु। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से देखो, मैंने हर एक को बिल्कुल एक जैसा बनाने की कोशिश की, मतलब एक जैसे ही है ये मानना। तो सारे के सारे सोने के परमाणु, जो इस सोने के तत्व जो तत्व है इसके अंदर पाए जाते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। इनका द्रव्यमान या इनके वजन की बात करो या इनके अन्य किसी गुण की बात करोगे, तो वो सभी के सभी आपस में समान रहेंगे। आप बोलोगे पहला परमाणु दूसरा परमाणु से अलग है, नहीं, सारे के सारे सोने के परमाणु बिल्कुल एक जैसे पाए जाते हैं, एक ही तत्व के अंदर जो मिल रहे हैं। डाल्टन ने ये बोला था। और देखो इसमें एक लाइन और भी बोली थी, क्या, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु तथा उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगर मैं किसी दूसरे तत्व को उठा लूं और उसके परमाणु से कंपेयर करूं तो वो आपको अलग मिलेगा। जैसे कि देखो मान लो मैंने क्या ले लिया, एक चांदी का टुकड़ा ले लिया, ये क्या आपकी चांदी यानी कि आपका Ag। तो यहां पर क्या, मान लो ऐसे ट्राइंगल करके मैं इसके परमाणु बना रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आपका Ag के परमाणु है, आपको जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं Ag के परमाणु, चांदी के परमाणु। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो Ag के परमाणु है तो ये सारे भी ट्राइंगल है, एक जैसे बनाए गए, मतलब ये भी आपस में सारे के सारे सेम है। Ag के अंदर तत्व के अंदर जो परमाणु है वो सारे के सारे सेम है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ Ag और AU के, क्या ये दोनों समान है, नहीं, ये समान नहीं। Ag का अलग परमाणु है, AU का अलग है। और आप देखते भी हो भाई इनके जो गुण है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि देखो चांदी की बात करेंगे वो लाइक व्हाइटिश कलर की होती है, सोने की अगर बात करेंगे तो वो आपका येलो कलर का होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों है कलर, क्योंकि ये परमाणु अलग अलग है। तो इनके जो गुण देखने को मिलते हैं, जब आंखों से देख पा रहे होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, है ना। इसी प्रकार से आयरन की बात करेंगे, लोहे के जो परमाणु है वो अलग होते हैं। आयरन में कहीं ना कहीं विद्युत का चालन हो जाता है, सोने या चांदी, सोने में नहीं होता, चांदी में बहुत अच्छा खासा होता है विद्युत का, ये तो बहुत अच्छा चालक है ना। तो वही वाली तांबा भी अच्छा चालक होता है, पर वो अलग प्रकृति का होता है थोड़ा सा। तो यानी कि हर किसी तत्व के अंदर जो परमाणु है वो सारे तो सेम रहेंगे आपस में, लेकिन अलग अलग तत्वों से कंपेयर करोगे तो वो अलग अलग मिलते हैं। इसमें ये बोला, और बात करने की लॉजिकल सही भी थी, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, आगे यहाँ पे ये लिखा है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनता है। अब देखो तत्व और यौगिक असल में अलग अलग चीज होती है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि मान लो आपको पता है जल की बात करते हैं, जल बेसिकली क्या है मेरा, जिसका फॉर्मूला H2O होता है, ये मेरे लिए एक यौगिक हो जाता है। ठीक है, हालांकि देखो आगे हम डिटेल में और समझेंगे वैसे तो कि यौगिक और तत्वों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो भी पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर एक आइडिया लेके चलते हैं। यौगिक मेरा हो गया H2O, ठीक है, जल मेरा अब यौगिक होता है। ये कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनता है, आप ये बोलोगे भैया ये दो तत्वों से मिलकर बनता है। कौन कौन से, इसमें एक तो हाइड्रोजन, और कौन सा हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन तत्व। तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तत्व बोलते हो, लेकिन कभी जल को तत्व बोला कि जल एक तत्व है, आपने ऐसा कभी नहीं बोला होगा। अब ऑक्सीजन को तत्व बोल रहे हो, हाइड्रोजन का बोल रहे हो, इनको यौगिक नहीं बोलते, क्योंकि ये आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं। अनुपात कैसे, क्योंकि देखो इनकी संख्याओं का अनुपात फिक्स है, ये जब भी मिलते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा 2 होता है और अनुपात ऑक्सीजन हमेशा 1 है। ये हमेशा 2:1 में मिलेंगे, चाहे जितनी संख्या होंगी। अगर हाइड्रोजन 200 है तो ऑक्सीजन आप 100 लेके चलोगे, अनुपात हमेशा 2:1 रहेगा। तो आपके पास जल के अणु का निर्माण आपका हो रहा होता है, या जल के यौगिक का निर्माण होता है, जल यौगिक का निर्माण होता है। तो यही यहाँ पे हमें बोला था कि इन्होंने यौगिक कैसे बताया था, इन्होंने यौगिक कैसे बोला कि जो तत्व हैं उनके परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे, फिक्स अनुपात होना चाहिए, अगर जुड़ते हैं तो आपका वो यौगिक बनाते जरूर है, पर हर यौगिक के लिए अनुपात फिक्स होता है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा आ गया, तो लास्ट वाला पॉइंट आपको पता ही है, लास्ट वाला पॉइंट ये था कि जो परमाणु है वो अविनाशी होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली लाइन कही थी। हालांकि इस लाइन को आप क्या बोलते हो, इस लाइन को आप परमाणु संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हो। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इस लास्ट वाली लाइन का बोलते हो परमाणु
परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इसको परमाणु संरक्षण का सिद्धांत मतलब परमाणु संरक्षित है, वो खत्म नहीं हो रहा है ना वो बनेगा, जो जितना है वैसे का वैसा रहेगा। ये आपका बेसिकली कहा था, आपके डाल्टन ने कहा था, ठीक है। हालांकि देखो ऐसा ही एक नियम आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, अगर आपने सुना हो, कौन सा, आपने एक नियम और सुना होगा इसी प्रकार से, जैसे कि कृष्ण भगवान ने, अगर आपने भगवद गीता थोड़ी पढ़ी तो उन्होंने भी कुछ ऐसी लाइन कही थी एक टाइम पे, आत्मा के लिए कहा था कि आत्मा ना तो बनती है ना ही नष्ट होती है, मेरे अंदर ही समा जाती है, मेरे से ही निकली हुई है, ठीक है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं आप भगवद गीता का पढ़ी हो तो आपने भी यही सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो वही कुछ ऐसा ये भी था कि ऊर्जा की परमाणु की बात करेंगे तो वो भी अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होता है, मतलब वो बस क्या करेगा, ना तो बनेगा ना खत्म होगा, ठीक है। वो आपका परमाणु संरक्षण मतलब वो संरक्षित रहता है, फिक्स रहते हैं। तो इसमें एक तरीके से मीनिंग ये निकल रहा है कि एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी परमाणु पाए जाते हैं उनकी संख्या फिक्स हो जाती है। इसका मीनिंग तो ये भी हो गया ना कि किसी ब्रह्मांड के अंदर आप बोल रहे हो कि ये परमाणु नष्ट नहीं होगा, बनेगा नहीं, मतलब परमाणुओं की संख्या क्या है, निश्चित है। एक तरीके से ये भी मीनिंग निकल के आता है, लॉजिकल बात, काफी एक बोल्ड स्टेटमेंट उस टाइम पे जॉन डाल्टन ने दिया था। ओके, तो ये सारी बातें थी जो डाल्टन के द्वारा बताई गई थी, ओके, अपने परमाणु सिद्धांत के अंदर, ठीक है। क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके, हेलो भाई, हेलो, काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी तो काफ़ी हद तक क्लास क्योंकि ऑलमोस्ट एंड से पे आ चुकी है। हालांकि देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए काफ़ी लेट ज्वाइन किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर देखो अगली बार से टाइम पे ज्वाइन करना। और मुझे लगता है शायद कोई टेक एरर या कोई एरर आया होगा, शायद इसलिए आप ज्वाइन नहीं कर पाए हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आज क्या देखो हमने काफ़ी हद तक वैसे कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हमने सीखे हैं, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर करना कि आप रिकॉर्डिंग में सही पर इसको देख ज़रूर लेना, ठीक है। और आपकी जो आगे क्लास रहेगी उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, हल्का सा रिकैप ले लेंगे ताकि आप कुछ भूलो नहीं और काम की चीज़ें आपको पता रहे सारी। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे आपका डाल्टन के परमाणु संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो वही वाली बात है, इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये फेल होता है, ठीक है। इसमें कमी क्या कहती है, इसकी कमी भी हम समझेंगे, ठीक है। इसकी कमी क्या कहती है, चलो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करेंगे इसकी कमी की, तो देखिए कमी, तो देखो यहाँ पर इसकी कमियां क्या क्या थी। नंबर पहली कमी, वैसे तो देखो ये आपका आगे वाले चैप्टर में आता है, लेकिन बेसिक नॉलेज हम सब लोग हमेशा रखते हैं, क्या एक्चुअल में परमाणु सबसे छोटा कण है, क्या उससे छोटा कण क्या आज के टाइम पे नहीं जाना जाता? तो मैं कहूंगा कि नहीं, आज के टाइम पे इससे छोटे कण भी हैं जो परमाणु के अंदर ही मिलते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगर आप सभी ने सुना हो तो आप ये जानते होंगे, छोटी क्लास में हमने पढ़ा भी होगा कि परमाणु के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको कि आप उप परमाणविक कण कहते हो। तो ये तो परमाणु के अंदर है, मतलब परमाणु को आपने और विभाजित कर दिया छोटे छोटे कणों में। परमाणु भी अपने से छोटे कणों से मिलकर के बनता है, जबकि क्या बोला गया था, डाल्टन ने ये बोला था कि भाई सबसे छोटा कण परमाणु है जो अविभाज्य है, पर ये बात तो गलत हो गया। तो ये इसकी कमी होगी, मतलब यहाँ पर ये नियम फेल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास क्या होता है, उप परमाणविक कण जब आ जाते हैं, उप परमाणविक कण मतलब कौन से मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। पहला वाला पॉइंट फेल हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे परमाणु फिर सबसे छोटा कण नहीं रह गया, उससे भी छोटे कण है और परमाणु भी विभाजित हो जाता है इन तीन कणों के अंदर। तो ये आपका पहला वाला पॉइंट यहाँ पे फेल हो जाता है, नंबर एक चीज। दूसरी अगर बात करते हैं, देखो दूसरी बात इसने क्या बोला था, इसने ये कहा था कि आपके पास एक तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान या गुण समान होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक तत्व आते हैं जिनका बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, क्या आप कोई मुझे जानता बता सकता है कि समस्थानिक क्या होते हैं? केवल यह सुना मैं बता दो, क्या आपने कभी समस्थानिक वर्ड सुना है क्या? समस्थानिक, कितने बच्चे ये वर्ड पहले मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि समस्थानिक क्या होते हैं? ठीक है, अच्छा अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक बेसिकली ऐसे तत्वों को कहा जाता है जिनके लिए जो तत्व तो आपके समान है, मतलब एक ही तत्व है लेकिन उसके परमाणु बाहर या उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं, उनको समस्थानिक कहते हो। हालांकि आगे इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं, पर समस्थानिक क्या होते हैं? समान तत्व परंतु भिन्न द्रव्यमान, ठीक है, जहां पे तत्व तो सेम ही रहेगा लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग हो जाए, तो वो समस्थानिक है। जैसे कि देखो हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। एक तो हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक होता है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। ये क्या है आपके हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक,
ठीक है। अब इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों का जो भार है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसका भार जो है 1 होता है, इसका भार 2 होता है, इसका भार 3 होता है। तो तीनों ही हाइड्रोजन है असल में देखा जाए तो, लेकिन इनके गुण अलग अलग है, इनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग, इनके द्रव्यमान अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, डाल्टन ने तो बोला था भाई अगर एक ही परमाणु है, एक ही तत्व है, तो उसके जितने भी उसके परमाणु रहेंगे उन सबके गुण समान होने चाहिए, द्रव्यमान समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समस्थानिक की खोज के बाद ये फेल हो गया। और इसी प्रकार से क्या बोला था, देखो आगे बोला था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं और उनके गुण भिन्न भिन्न होने चाहिए, कहा था पूरे भिन्न, कुछ भी मैचिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन असल में क्या हुआ था, बाद में हमारे पास क्या हुआ था, संभारिक की खोज हुई थी। संभारिक, संभारिक क्या होते हैं, मतलब तत्व तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके भार समान होते हैं। संभारिक क्या होते हैं, बेसिकली नाम के अकॉर्डिंग कि असमान तत्व परंतु समान द्रव्यमान, इनका जो द्रव्यमान है, इनका जो वजन है वो समान रह जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बोलता 1H3 और एक आपका 2He3। अभी फिलहाल सिंबल है, कैसे सिंबल लिखे गए वो हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है वो द्रव्यमान संख्या बताता है, द्रव्यमान को बताता है। तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, लेकिन तत्व अलग अलग है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम है। तो तत्व आपके अलग अलग होने वाले हैं, लेकिन गुण इनके समान कैसे हो गए। इसने क्या बोला था भाई, तत्व अलग अलग है तो सारे गुण अलग अलग होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। संभारिक की खोज के बाद सेकंड वाला पॉइंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो समस्थानिक और संभारिक से पूरी लाइन खत्म हो जाती है। इसने क्या बोला था कि देखो, इसने बोला था कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जरूरी नहीं है। काफी सारे यौगिक ऐसे पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर जो कि एक निश्चित अनुपात में भी जुड़ते नहीं है, वो बस उपस्थित हैं, मतलब वो दशमलव में भी जुड़ जाते हैं। कैसे, यानी अगर देखा जाए हमारे पास क्या होता है, अगर तीसरा, अगर मैं यहाँ पे कमी बताना चाहूँ जहां पर ये फेल हो जाता है, तीसरा पॉइंट कहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, वहां पे तीसरा पॉइंट आपका फेल होगा। आपका एक यौगिक होता है Ln 1.3 O3.8, ऐसे करके आपका एक यौगिक है। अब क्या एक निश्चित अनुपात में जुड़ रहे हैं, क्या ये एक सरल पूर्ण संख्या वाला अनुपात है, नहीं। तो ऐसा जो यौगिक है कायदे से डाल्टन के अनुसार नहीं बनना चाहिए था, लेकिन अब आज के टाइम पे ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, तो दशमलव में भी आपस में जुड़ पा रहे होते हैं और एक यौगिक बनाते हैं। तो डाल्टन के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ये यौगिक बनते हैं। तो इनके बारे में नहीं बता पाया। इनका बोलते हो अरस समीकरणमितीय यौगिक। इनको आप क्या बोलते हो, अरस समीकरणमिति यौगिक। ऐसे यौगिक जो कि एक निश्चित अनुपात में तत्वों के जुड़ने से नहीं बनते हैं, बस बन जाते हैं, दशमलव में भी जुड़ जाते हैं, भिन्न में जुड़ जाते हैं, तो वह अरस समीकरणमिति यौगिक कहलाए जाते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट आया, डाल्टन का तीसरा पॉइंट भी फेल हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या था, इसने क्या बोला था कि परमाणु अविनाशी होता है, परमाणु को तोड़ नहीं सकते, है ना। लेकिन आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर परमाणु टूट जाता है और हम परमाणु को बना भी सकते हैं, हम दोनों चीज कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट इस पॉइंट पे फेल हो गया, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु जुड़ भी सकता है, मतलब दो छोटे छोटे परमाणु को जोड़ दिया, एक बड़ा परमाणु बना दिया, हम ये कर सकते हैं आज के टाइम पे। और परमाणु को, बड़ा सा परमाणु उसको तोड़ दिया और दो छोटे छोटे परमाणु बना लिए, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, उनको नाभिकीय अभिक्रिया कहते हो। तो वहां पर क्या होता है कि भाई ये चौथा वाला पॉइंट फेल हो जाता है, क्योंकि इसने क्या बोला था, परमाणु तो अविनाशी है और आप रासायनिक अभिक्रिया परमाणु को ना तो बना सकते हो, ना उत्पन्न, ना ही नष्ट कर सकते हो, तो ये तो गलत हो गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, डाल्टन ने चारों बातें बोली और चारों बातें आज के टाइम पे गलत हो जाती हैं। तो इसलिए ये तो सिद्धांत है, अच्छा सिद्धांत है, चलो स्टार्टिंग में दिया था नो डाउट, लेकिन जिससे हमें थोड़ा सा परमाणु के बारे में जानने को मिला और हम उसे आज भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन धीरे करके ये पूरे तरीके से फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था और ये चीज की सारी कमी है। ठीक है, तो चारों पॉइंट की हर एक पॉइंट के सापेक्ष कमी होती है जो कि इसको फेल करता हुआ दिखाती है। ठीक है, क्लियर है, ओके भाई, ठीक है, ओके क्लियर है। और इसी के बाद जब ये फेल हो जाता है, वही बात है कि एक चीज कोई फेल होती है तो फिर आगे अन्य सिद्धांत दिए जाते हैं जो इसको सुधारेंगे। तो वो सिद्धांत वैसे आगे आप डिटेल में पढ़ते भी हो परमाणु की समझा चैप्टर के अंदर, जो कि आपका इसका अगला वाला चैप्टर रहने वाला होगा, लेकिन अभी के लिए ये एक बेसिक आइडिया को लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके क्लियर है। और देखो अब हमारे पास एक बड़ा और बचता है जो है कि हमारे द्रव्य का वर्गीकरण, कि द्रव्य को किस किस प्रकार से बांटा गया। तो देखो वैसे यहाँ पे पूरी एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, पर मैं यहाँ पे चाहूंगा कि यार ये चीज आप थोड़ा सा, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखते हो तो भाई देख करके जरूर आना और इसको हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए अगर देखा जाए तो इतना ही काफी रहेगा।
ठीक है। ओके, तो देखो इसके अंदर वैसे बहुत सारी बातें, हम द्रव्य को पूरा किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं वो सारी बातें जो हम इसके अंदर देखने वाले होंगे। ठीक है, कि तत्व, अणु, यौगिक, ये सारी बातें पूरी डिटेल में हम समझेंगे। मिश्रण क्या होता है, समांगी विषमांगी मिश्रण, सारी बातें हम देखेंगे कि द्रव्य को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो, किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हो। ओके, लेकिन आज के सेशन में देखा जाए तो मेरी तरफ से यहीं तक रहने वाला होगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लास में समझ में आया होगा। और एक काम जरूर करना, प्लीज देखो सभी लोग क्लास में टाइम पर आना। ठीक है, कोई भी डाउट आएगा तो आराम से पूछ सकते हो, क्लास की स्टार्टिंग में पूछ लो या फिर क्लास की एंडिंग में पूछ लो। आपको पता है क्लास का टाइम क्या है, केमिस्ट्री क्लास आपकी 6:20 पे स्टार्ट होती है और 7:30 तक आपकी क्लास रहने वाली है। ठीक है, हालांकि आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फर्स्ट क्लास आराम से चलाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी डाउट लगे पूछ लेना। ठीक है, और डाउट्स मत रखना। ठीक है, क्योंकि जितना आप डाउट रखोगे ना कहीं वो चीज़ दिमाग में इकट्ठी हो जाती है, तो वो अपने को नहीं करना, अपने को चीज़ें क्लियर रखनी। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ये अच्छे से पढ़ना।